विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज हमने गंगा तंत्र करना है। अगला टॉपिक है गंगा तंत्र, द गंगा सिस्टम। ठीक है, तो गंगा हमारे लिए तो वेल नोन है, ऋषिकेश के लोग हैं, गंगा नदी के तट पे हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। पहले तो यही याद करना है, 25-25 किलोमीटर। क्या याद करना है? लंबाई कितनी है? 25-25 यानी 2525 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी नदी है ये याद करना आपने। इस नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप उत्तराखंड पढ़ते हो तो आपने बोलना भागीरथी निकलती है यहाँ से। कहां से? गोमुख से जो निकलती भागीरथी निकलती है, और अलकनंदा आती है आपकी सतोपंथ से। कहां से? सतोपंथ से आती है। बद्रीनाथ उसके निकट है। किसके? अलकनंदा के निकट है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है, वहां से इसका नाम गंगा पड़ता है। कहां से? देवप्रयाग से। देवप्रयाग का अन्य नाम सुदर्शन क्षेत्र। कौवे नहीं पाए जाते? पाए जाते हैं क्या? क्वेश्चन बना हुआ उत्तराखंड में, कहा कौवे नहीं पाए जाते हैं? कौवे 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 नहीं पाए जाते देवप्रयाग में। ऑब्जर्वेटरी है वहां पर, एक वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी, बहुत पुरानी। चलिए जी, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ऐसा हम पूरे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पर उत्तराखंड में हमने पढ़ना है कि यहां से भागीरथी निकलती। कहां से? गोमुख जो ग्लेशियर है वहां से, गाय के मुख के आकार का है। गंगोत्री जाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ती है जिलाधिकारी महोदय से। उसके बाद तब आप ट्रैक करोगे, ट्रैक मतलब पैदल चलना पड़ेगा, तब जाके आप गोमुख तक पहुंचोगे। ठीक है, यहां यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं हैं, अलकनंदा और भागीरथी, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग से संगम कर गंगा का निर्माण करती है। अंतिम प्रयाग भी देवप्रयाग है। वैसे पंच प्रयागों में लास्ट प्रयाग कौन सा है? देवप्रयाग, है ना। अच्छा, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो गया। और आगे जाओगे रुद्रप्रयाग मिलेगा। रुद्रप्रयाग यानी पुराना नाम पुनाड़ है जिसका। क्या नाम है? पुनाड़। तो वहां पर क्या? अलकनंदा मंदाकिनी का संगम मिलेगा। मंदाकिनी केदारनाथ से आती है। कहां से आती है? केदारनाथ से आती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी। उसका संगम कहां पर होता है? अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। फिर थोड़ा और आगे जाओगे, क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा? कर्णप्रयाग मिलेगा, कर्ण की भूमि। कौन कर्ण? महाभारत वाला, है ना। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? अलकनंदा से पिंडर मिलेगी। फिर और आगे जाओगे तो कौन मिलेगी? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में अलकनंदा से कौन मिलेगी? नंदाकिनी। नंदाकिनी का जल देवताओं पर नहीं चढ़ता है। कारण क्या है? क्योंकि वो रूप कुंड से, वैसे तो क्या बोलते हैं, नंदा घुंटी से निकलती है, पर क्योंकि जब वो आ रही होती है तो उसमें रूप कुंड का जल भी मिलता है। और रूप कुंड जो है वो रहस्यमय स्थल है, नरकंकालों की भूमि है। अब नरकंकालों का पानी अगर नंदाकिनी में चल गया तो फिर उसके बाद वो जल इसमें नहीं चढ़ता है, देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता है। वो नंदाकिनी मिलेगी कहां पर? नंदप्रयाग में। फिर और आगे जाओगे, क्या मिलेगा भाई? विष्णुप्रयाग। वहां पर क्या होगा? धौली गंगा मिलेगी। किसमें? अलकनंदा। ठीक है, हो गए पंचप्रयाग याद? ठीक है जी। तो गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा व भागीरथी हैं, ये बता दिया मैंने। देवप्रयाग बता दिया। अलकनंदा का उद्गम स्थल अलकापुरी स्थित सतोपंथ हिमानी में है। कभी जीवन में मौका मिले तो स्वर्गारोहिणी ट्रैक करना। क्या करना? बद्रीनाथ तक जाते ही हो आप, बद्रीनाथ से फिर आपको स्वर्गारोहिणी ट्रैक करना है। स्वर्गारोहिणी जब आप जाओगे तो बीच में आपको सतोपंथ ताल मिलेगा। क्या मिलेगा? वही उद्गम है किसका? अलकनंदा का। तिकोना ताल है। क्या है? 3 कोनों वाला ताल है। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं तीनों कोनों पर। एक विशेष प्रकार का पक्षी पाया जाता है वहां पे। अगर आपने फ्रूटी पी या कोई आपने पेय पिया और स्ट्रॉ डाल दिया तो वो चिड़िया उसको उठाकर क्या करती है? अब जब धार्मिक दृष्टि से देखते हैं हम तो हम बोलते हैं भगवान की लीला है, लेकिन जब गहन अध्ययन करते हैं तो पता चलता है वो अपना घोंसला बनाने के लिए ले जाती है उसको। चिड़ियों की आदत होती है, पहले भिगाती हैं वो, भीगी हुई तिनकों से क्या करती है? अपने घोंसले का निर्माण करती है। क्या करती है? तो चलो, एनवायरमेंट साफ करती है वो चिड़िया। और जब आप स्वर्गारोहिणी ट्रैक पर जा रहे होंगे तो आपके साथ भूटिया कुत्ता भी आएगा। एक पांडवों के साथ भी गया था। पांडव किसके साथ गए थे भाई स्वर्गारोहिणी?
लोमस ऋषि के साथ गए थे, बिल्कुल गुड। कैसे पता है आपको? पढ़ा है, ठीक है। अलकनंदा का उद्गम स्थल अलगापुर स्थित सतोपंथ हिमानी में है। यह चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिलों से होकर प्रवाहित होती है। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर है। दाएं है कि बाएं है? बद्रीनाथ अलकनंदा के दाहिने है कि बाएं है? अरे भाई, नदी पार करते हो ना आप, नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ मुंह कर दो, तो राइट साइड में बद्रीनाथ, लेफ्ट साइड में होटल होगा आपका, रहने के जो निवास स्थान है वो बाई साइड में है, जबकि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ है? दाई साइड में, राइट साइड में, ठीक है। एक बुग्याल भी है बद्रीनाथ में, कौन सा है? कैला बुग्याल। क्वेश्चन आया एक बार, कैला बुग्याल कहाँ है? कई बच्चों को पता ही नहीं था कैला बुग्याल कहाँ है। बद्रीनाथ में, ठीक है जी। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। अलकनंदा की दो धाराएं, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं भाई। कहां पर? विष्णु प्रयाग में मिलती है। पिंडर मैंने बता दिया, कर्ण प्रयाग में मिलती है, अलकनंदा से बाएं तट पर मिलती है। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है, दाहिने तट पर मिलती है। किस पर मिलती है? दाहिने तट पर। ये वही मंदाकिनी है, केदार आपदा। अभी देखोगे ना आजकल, तो मंदाकिनी ऐसे लगेगा आपको कि ऐसे तैर के पार कर देंगे हम, लेकिन जब अपने विकराल रूप में आती मंदाकिनी, तो फिर केदार आपदा जैसे जो आपदाएं हैं वो इसी की वजह से हुई है। किसकी? मंदाकिनी। मंद नाम से ऐसा लगता है जैसे मंदाकिनी, है ना, लेकिन रौद्र रूप देखा होगा आपने 2013 में। तो केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। यह नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होती है। गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसके दाहिनी ओर से यमुना साथ साथ चल रही होती है, यमुना राइट साइड में पैरेलल चल रही होती है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो पुराना नाम है वहां पर जाकर मिलती है। प्रयागराज बोला गया इसलिए। गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहां पर होता है? अदृश्य सरस्वती, सरस्वती नदी दिखती नहीं है, अदृश्य है, प्रयागराज में। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? सोन है। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी सोन है, और एक और है टॉस, लेकिन ये टॉस वाली टॉस नहीं है, ये नीचे वाली टॉस है कोई, ठीक है। टॉस एक ऊपर हमारे उत्तराखंड और हिमाचल की बॉर्डर पे भी है ना, जिसका प्रभाव बड़ा तेज है, खूनी नदी बोलते हैं इसको भी। तो बह गया तो फिर समझो गया टॉस, पर ये दूसरी टॉस है। अच्छा जी, इलाहाबाद के पास एवं पटना से पहले गंगा में मिलती है। गंगा के बाएं तट पर मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व अगर हम देख रहे हैं तो कौन कौन सी है? रामगंगा है, वरुणा है, गोमती है, घाघरा। घाघरा को ही सरयू बोलते हैं। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर है। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है। क्या नाम है? साकेत। भगवान राम ने जो जल समाधि ली थी वो सरयू नदी में ही ली थी। इसमें तो घाघरा सरयू। फिर उसके बाद गंडक मिलती है। गंडक वही है, नेपाल से आती है, जो सालिग्रामी बोलते हैं इसको। सदा नीरा है इसका नाम। क्या नाम है? जब आर्य संस्कृति को पूरब की साइड ले गए ना, कौन? विदेह माधव, तो गंडक नदी तक ही पहुंची थी आर्य संस्कृति। आज भी गंडक के उधर फीचर चेंज हो जाते हैं। फीचर्स मतलब जो आर्यन, अब तो देखो सब मिक्स हो गया, लेकिन आर्यन फीचर्स जो जनरली देखे जाते हैं वो कहां तक देखे जाते हैं? गंडक नदी तक। गंडक कहां पर? अरे नेपाल से आती है, लेकिन फिर मिलती किसमें? गंगा में है, तो इसी को बोलते हैं सालिग्रामी। सालिग्राम इसी में मिलते हैं। इसमें गंडक नदी में। फिर बूढ़ी गंडक आती है, फिर बागमती आती है, फिर कोसी। कोसी का निर्माण 7 धाराओं से मिलकर होता है। सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है। आईएएस का क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धारा कौन सी? अरुण। और फिर महानंदा मिलती है इसमें। तो भाई पश्चिम से पूरब गंगा नदी में मिलने वाली नदियों का सही क्रम: रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा ऑब्लिक सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। कोसी को बिहार का शोक भी बोलते हैं, सौरव बिहार। हनुमानगढ़ के पास डैम बना रखा है इसमें। अच्छा जी, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है।
जबकि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी तथा हुगली नाम की दो प्रमुख वितरिकाओं में बंट जाती है, भागीरथी और हुगली, भागीरथी और हुगली। अच्छा जी, वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी, मुख्य नदी से निकलने वाली ऐसी छोटी नदी होती है जिसमें वह पुनः नहीं मिलती, जैसे हुगली। हुगली एक बार अलग हो गई, उसके बाद गंगा में नहीं मिलती है। आगे छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी हुगली में आकर मिलती है। मुख्य नदी भागीरथी पश्चिम बंगाल के फरक्का संज्ञक स्थान से बांग्लादेश में चली जाती है, जहां वह पहले पद्मा की संज्ञा से अभिहित की जाती है। पद्मा जी, बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? पद्मा जी। यहां से गंगा कई धाराओं में बटकर डेल्टाई मैदान के दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र में मिलती है। मेघना के नाम से गिरती है जो गंगा है, बे ऑफ बंगाल में किस नाम से गिरती है? मेघना के नाम से। वैसे गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा जी बोलते हैं। पद्मा जी में संगम होता है जमुना जी का, है ना, ब्रह्मपुत्र का, वालंदो के आसपास कहीं होता है, वालंदो के पास, ठीक है। पावना से पूर्व गोलुंडो या ग्वालंदो के पास ब्रह्मपुत्र, जो कि जमुना जी के नाम से जानी जाती है, पद्मा में मिलती है। संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। चांदपुर के पास मेघना इसमें आकर मिलती है। मैं अगर क्वेश्चन बनाता यही बनाता, मेघना पद्मा जी से कहां पर मिलती है? आंसर चांदपुर। एक चांदपुर बांग्लादेश में भी है, एक चांदपुर हमारा भी है, चांदपुर गढ़ी। हाँ, 52 गढ़ों में से एकमात्र गढ़ जिसके ध्वंसावशेष अभी हैं सुरक्षित, चांदपुर गढ़ी, कर्णप्रयाग। वहां पर महाराजा कनकपाल। तो चांदपुर के पास मेघना किससे मिलती है? पद्मा जी से मिलती है, और फिर मेघना नाम से अनेक जल वितरिकाओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी मेघना के नाम से गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी मेघना के नाम से ही गिरेगी। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है, जिसका विस्तार हुगली से मेघना नदियों के बीच है, ठीक है। डेल्टा का समुद्री भाग घने घने वनों से ढका है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता से इसको सुंदरवन बोलते हैं। सुंदरवन इसका नाम इसलिए पड़ा डेल्टा का नाम, क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष होता है यहाँ पर। हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी यानी ट्रेचरस रिवर कहा जाता है। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है, ईस्ट लंदन किसे कहा जाता है? कोलकाता बंदरगाह, है ना। क्या नाम है इसका? डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर। कौन सा? अब इसमें जहाज जाते हैं, नदी के अंदर जाकर है ये डायमंड हार्बर। तो क्या होता है, कई बार सिल्ट जमा हो जाता है नीचे, तो बड़े जहाज जो होते हैं उनका प्रोपेलर जो पंखा होता है वो क्या होता है, दिक्कत करता है। इसलिए फिर इसमें एक धारा स्ट्रीम से डैम बनाकर एक बहुत तेज से पानी छोड़ा जाता है, ताकि जितनी भी सिल्ट है वो क्या हो जाए, बह जाए। तब बड़े जहाज क्या करते हैं, एंटर करते हैं। समझ में आया? डायमंड हार्बर, कोलकाता बंदरगाह, पूर्व का लंदन किसे कहते हैं? कोलकाता बंदरगाह। यमुना नदी गंगा नदी की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है, जो बंदर पूंछ श्रेणी, लैटिट्यूडनल पोजीशन भी पता होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल भी पता होनी चाहिए। बंदर पूंछ श्रेणी 38 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 78 डिग्री 27 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों कहां पर, जो यमुना का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है जहां से निकलता है, वो 38 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 78 डिग्री 27 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एक हो गया अक्षांश, दूसरा हो गया देशांतर, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। बंदर पूंछ श्रेणी उत्तरकाशी में स्थित है। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां यमुना के दाहिने तट पर आकर मिलती हैं। ये सभी मालवा के पठार में बहती हैं। इसके बाएं तट पर मिलने वाली जो नदी है वो टॉस है, हिंडन है, करेन है और सेंगर है। मैंने कहा एक टॉस यहाँ पर भी है, एक टॉस हमारी है उत्तराखंड और हिमाचल की बॉर्डर पर, है ना। और जो यमुना से मिलती है हमारी वाली जो टॉस है वो कालसी के आसपास मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कालसी। नाम सुने हो कालसी का? नहीं सुना कभी? देहरादून का नाम सुना है? हरबटपुर,
विकासनगर, डाकपत्थर, कालसी, सैया, चक्राता, है ना? नहीं सुना? और फिर वो उधर से आके फिर उत्तरकाशी में मिल जाओगे, देहरादून डिस्ट्रिक्ट जो है। तो कालसी कभी जाना, वहां अशोक का शिलालेख मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? डॉक्टर फॉरेस्ट ने खोजा था उसको। हाँ, एक हाथी बना हुआ, उसके नीचे लिखा हुआ है गज तमे। क्या लिखा हुआ? गज तमे। क्या लिखा हुआ? चलो जी, टॉस हिंडन करेन सेंगर बता दिया मैंने। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों में नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। सोन का और नर्मदा का उद्गम स्थल एक ही है, उसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ियां। कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा निकलती है, वो वेस्ट की तरफ चली जाती है, और ये नॉर्थ की तरफ आती है। कौन? सोन। उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसी नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण स्वर्ण नदी की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। सोन नदी की रेत बड़ी महंगी होती है, मतलब बड़ी अच्छी मानी जाती है। किसकी? सोने के कण पाए जाते हैं। कुछ लोग दिखेंगे आपको एक तसला लेकर, क्या करते रहते हैं? वो छानते रहते हैं सोना, ग्लेस। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद भाई दामोदर नदी। कौन सी? अच्छा, ये पाटलिपुत्र जो है ना, बिहार में पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? गंगा, सोन और पुनपुन के संगम के आसपास पाटलिपुत्र की स्थापना की गई, जो कि एक जल दुर्ग के समान था, जिस पर जल्दी से आक्रमण करना आसान नहीं था, क्योंकि इन नदियों को पार करके उस पर आक्रमण किया जा सकता था। तो अजात शत्रु का एक बेटा था, कौन? उदयन। कौन था? तो मैंने पहले भी बताया था कि जब आप पढ़ रहे होते हैं इतिहास, तो वहां पे आपको एक राजा मिलता है, बिंबिसार। कौन मिलता है? बिंबिसार का बेटा हुआ अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिताजी की हत्या की। अजात शत्रु की हत्या की किसने? उदयन ने। पितृहंता डायनेस्टी बोलते हैं उस डायनेस्टी को। पितृहंता मतलब हर एक पुत्र क्या कर रहा? अपने पिता की हत्या करके राज सिंहासन को क्या कर रहा? प्राप्त कर रहा। अजात शत्रु के समय में ही एक नगर वधु है, जिसका नाम क्या है? आम्रपाली। आम्रपाली, है ना? तो उदयन ने की। तो दो ऑप्शन देता है वो, एक देता है उदयन और एक देता है वत्सराज उदयन। तो वत्सराज उदयन नहीं। कौन सा उदयन? अजात शत्रु का पुत्र उदयन। अजात शत्रु की डायनेस्टी कौन सी है? बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, ये किस डायनेस्टी के लोग हैं? बताओ भाई। मगध का उत्कर्ष पढ़ा होगा आपने, इतिहास में पढ़ा था। पहला नगरीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण मगध। द्वितीय नगरीकरण क्या? मगध। और मगध में कुछ वंश पढ़े होंगे आपने। बिंबिसार का वंश क्या था? गजब। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के बाद कौन सा वंश आया? फिर घबरा गए। हम इतिहासकार हैं कि शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया? है? कालशोक तो राजा है भाई। नंदवंश। नंदवंश में दो राजा हुए, महापद्मानंद और धनानंद। फिर क्या हुआ? धनानंद, नंदवंश के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश आया। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य नरेश वृद्धरथ की हत्या कर दी जब वो सेना का निरीक्षण कर रहा था। मौर्यों ने क्या किया कि मौर्यों ने ब्राह्मणों को प्रश्रय दिया ही नहीं। प्रश्रय क्यों नहीं दिया? चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? जैन। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, सॉरी बिंदुसार, हाँ, बिंबिसार नहीं है, कौन? बिंदुसार। वो क्या था? आजीवक, मक्खली पुत्र, घोषाल वाला आजीवक। उसका बेटा कौन हुआ? अशोक। वो क्या था? बौद्ध। ठीक है, वंश में कुछ शैव धर्म को मानने वाले थे। अशोक भी मानता था, शिव को मानता था पहले, भगवान शिव को, बाद में बौद्ध हो गया। ब्राह्मण क्या हो गए? ब्राह्मणों को लगा हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, तो ब्राह्मण प्रतिक्रिया बताई जाती है। पुष्यमित्र शुंग क्या था? ब्राह्मण था। उसने क्या किया? हत्या कर दी। किसकी? अंतिम मौर्य वंशी शासक वृद्धरथ की। तो किस वंश की स्थापना हुई? फिर शुंग वंश की स्थापना हुई, है ना? पुष्यमित्र शुंग।
और फिर उसका बेटा अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, कालिदास ने लिखी, नाटक लिखा। उसी वंश में एक नौवां शासक हुआ भागभद्र, जिसके समय में कौन आया? हेलियोडोरस, जिसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। क्या की? देव देवस कहा उसने भगवान विष्णु को। कहां पे की गरुड़ स्तंभ की स्थापना? हम इतिहासकार हैं कि विदिशा में की भाई, विदिशा, बेसनगर। फिर शुंग वंश के बाद कौन आया? कण्व वंश आया। फिर कण्व वंश के बाद कौन आया? सातवाहन वंश आया, मात्र सत्तात्मक। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, सुने हो? सिमुक, सिंधुक, सिप्रक। फिर क्या चलाया उन्होंने? शीशे के सिक्के चलाए, पोटिन के सिक्के चलाए। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का प्रारंभ किया, जिसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेह। अरे यार याद ही तो करना है, बहुत आसान है भाई पढ़ना, याद कर लो, क्या दिक्कत है? आपके पूर्वज थे वो सब, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। वेदी मतलब जिसने एक वेद रट लिया वो वेदी बन गया, जिसने 2 वेद रटे वो द्विवेदी हो गए, जिन्होंने 3 वेद रटे वो त्रिवेदी हो गए, जिन्होंने 4 वेद रटे वो चतुर्वेदी हो गए। तो इन किताबों के सामने कभी वेद खोल के देखना, हवा उड़ जाएगी पूरी। इतना कठिन होता है वेद पढ़ना, वैदिक संस्कृत होती है उसमें, मिलाकर पढ़ना ही कठिन होता है, उच्चारण कठिन होता है। ये तो क्या है, हिंदी में लिखा हुआ, याद कर लो, क्या दिक्कत हो रही? हमारी शिक्षा वैसे भी हमारे कंठ में थी शुरू से। भारतीयों की शिक्षा भारतीयों के कंठ में होती है। यहाँ पर होती है कंठ, मतलब समझते हो? गले में। अभी नहीं आएगा समझ में। विवाह होगा जब आपको एक पंडित जी आएंगे, वो मंत्र पढ़ेंगे, आपका विवाह संपन्न करवाएंगे वो, उसके बाद आप उनके पैर छुएंगे, दक्षिणा देंगे, दान देंगे, सम्मान करेंगे। क्यों कर रहे हो आप उनका सम्मान? क्योंकि उनके पास शिक्षा है, और वो कहां पर है? कंठ में। आपकी समझ में नहीं आएगा उन्होंने क्या बोला, कौन से मंत्र पढ़े, किम गोत्रस्य, बस इतना ही समझ में आएगा। किस गोत्र के होगी, आपस में चलेगा ना, लड़के वाले लड़की वालों के। पंडितों का क्या होता है? शास्त्रार्थ होता है, किम गोत्रस्य। तो क्यों आप उनको सम्मान क्यों दे रहे हो? क्योंकि उनके पास शिक्षा है, और वो शिक्षा कहां पर है? कंठ में है। ऐसे ही क्या करो, हर एक चीज को कंठाग्र करते हुए चलो, और उसको क्या कर दो? लिख दो बस। पहले सिर्फ बोलने से काम चल जाता था, अब लिखना पड़ता है मेन से। कहां तक पहुंचे भाई? स्वर्ण नदी हो गई थी, दामोदर नदी, बंगाल का शोक कहते हैं भाई दामोदर को। भाई अमेरिका में भी थी एक नदी, टेनेसी, नर्क बोलते थे उसको, उसकी वजह से बाढ़ आती थी अमेरिका में। तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना चली एक बहुत बड़ी, और उससे क्या हो गया कि अमेरिका में बाढ़ रुक गई। और वो क्या थी? बहुउद्देश्य परियोजना थी वहां की। क्या थी? बहुउद्देश्य परियोजना थी। तो भारत ने कहा यार हम भी टेनेसी नदी घाटी की नकल करेंगे, हम भी एक बहुउद्देश्य परियोजना बनाएंगे। तो तब फिर दामोदर घाटी परियोजना बनी, पहली परियोजना है भारत की बहुउद्देश्य परियोजना, है ना? सुना होगा आपने, मैथान, कोनार, बाल पहाड़ी, क्या क्या पढ़ा है? पढ़े कुछ डैम? दामोदर घाटी परियोजना में मुख्य डैम कौन कौन से हैं? ढूंढो। तिलैया। तब जाके क्या हुआ? बाढ़ रुकी बंगाल की। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इसका उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखो भैया, भ्रंश घाटी से नर्मदा भी बहती है, भ्रंश घाटी से आपकी ताप्ती भी बहती है, भ्रंश घाटी से आपकी दामोदर भी बह रही है। 3 नदियां आपने याद करनी है अभी फिलहाल। कौन कौन से डैम बताए थे? मैथान, पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, और भी है। हाँ, यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बराकर, जमुनिया, बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती है। इस नदी पर ही दामोदर घाटी निगम, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन स्थित है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हुगली कौन सी? अरे यार, गंगा के 2 टुकड़े हो गए थे, 2 डिस्ट्रीब्यूटरी हुई थी, एक हुई थी भागीरथी, एक हुई थी हुगली। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब भी बताया था मैंने, जो दोबारा उस नदी में नहीं मिलती है, हुगली नदी नहीं मिलती दोबारा। हुगली की ट्रिब्यूटरी कौन हो गई? दामोदर घाटी, ओ सॉरी दामोदर नदी कौन हो गई? ठीक है। 1938 में इसी नदी पर एडन नहर निकाली गई थी, जिसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई थी? आंसर? हाँ जी,
यार दामोदर नदी से निकालेंगे भाई। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? दामोदर नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। दामोदर नदी से निकाली गई थी एडन नहर, जिसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जो निम्नावलन यानी डाउन वॉर्पिंग के निर्माण के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। निम्नावलन का मतलब समझते हो? वैसे भी मैंने आपको बताया था कि कभी राजमहल की पहाड़ी और कभी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी एक क्रम में थी। फॉल्ट पड़ा, नीचे धस गया एक बहुत बड़ा भूभाग, उसके ऊपर नदियों ने उसको क्या किया? मैदान बनाया। क्या बनाया? तो आपने याद करना है कि एक ऐसी नदी है दामोदर नदी जो निम्नावलन यानी डाउन वार्पिंग के कारण जो भ्रंश घाटी बनी उसमें से होकर बहती है। फिर आइए कोसी नदी पर। कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह 7 नदियों से मिलकर बनती है। इसमें 7 नदियों में अगर मैं बोलूं सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो अरुण है। वैसे अन्य नदियां जो है सुन है, तमोर है, अरुण तो है ही। अरुण सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? यह नदी महान हिमालय की श्रेणियों में गहरे खड्ड बनाने के उपरांत इसमें पूर्व की ओर तामोर और पश्चिम की ओर से सुन आकर मिलती हैं। शिवालिक पहाड़ियों को पाटकर कोसी नदी एक विशाल जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, एलुवियल फैन का निर्माण करती है। एलुवियल फैन मैंने बता दिया था कि जब नदी पहाड़ से जमीन मैदानों में उतरती है तो अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को आगे नहीं ले जा सकती, वहीं पर छोड़ देती है। अर्धचंद्राकार एक पंखे का निर्माण करती है जिसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख। क्या बोलते हैं? एलुवियल फैन। एग्जाम्पल दिया था मैंने, जैसे श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू, जैसे त्रिवेणी घाट के सामने भी देखा होगा आपने एलुवियल फैन। तो जब पानी ज्यादा अवसाद कम होंगे तो एलुवियल फैन बनेगा, जब पानी कम और अवसाद ज्यादा होंगे तब एलुवियल कोन बनेगा। क्या बनेगा? जलोढ़ शंकु बनेगा तब। ठीक है, ठीक है जी। शिवालिक पहाड़ियों को पाटकर कोसी नदी एक विशाल जलोढ़ पंख का निर्माण करती है और जयनगर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। कोसी भयंकर जल प्लावन और मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। यह बिहार के शोक के संज्ञा से अभिहित की जाती है। अब थोड़ा मैं चंबल नदी के बारे में बता रहा हूं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार के जानापाव पहाड़ी के निकट महू से निकलती है। कहां से? महू से निकलती है। जानापाव पहाड़ी याद रखना है आपने, महू याद रखना है। बूंदी, कोटा, धौलपुर जनपदों में होती हुई यह नदी यमुना में मिल जाती है। तो चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। कोटा सुना है? राजस्थान का कोटा शहर शिक्षा में आईआईटी की कोचिंग के लिए जाना जाता है। किस शहर के किनारे है? ओ सॉरी, किस नदी के किनारे है? आंसर चंबल। और यहां पर एक रावत भाटा भी है परमाणु विद्युत ग्रह। कौन सा? रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह को जल की आपूर्ति जो की जाती है वो चंबल नदी से की जाती है। किससे? राणा प्रताप परमाणु विद्युत ग्रह, रावत भाटा। यह नदी अपने प्रवाह के दौरान ढाल का अनुसरण नहीं करती, अर्थात यह एक अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित नदी को हाईलाइट कर दीजिए। देश में चंबल और सोन नदियां अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। क्या है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। और ये चंबल अपने बीहड़ों का निर्माण करती है। डकैतों के लिए, डाकुओं के लिए छुपने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल जो होता है वो क्या होता है? बीहड़। चंबल के बीहड़, है ना? ठीक है जी। इसके बाद हमने करना है कौन सा? ब्रह्मपुत्र तंत्र। क्या करना है भाई? ब्रह्मपुत्र तंत्र हो जाएगा मेरे ख्याल से। ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों तिब्बत, भारत, भूटान, बांग्लादेश कहाँ फैला हुआ है? ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है 4 देशों में है। तिब्बत में है, वहीं से निकलती है ये। भारत में है, भूटान में है, बांग्लादेश। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, और वैसे इसका नाम एक और नाम है यरलुंग जंगबो। कौन सा है इसका नाम? यारलुंग जंगबो। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ये मेल रिवर है। अधिकतर नदियां गंगा माता, यमुना माता सब माता है, नर्मदा माता सब माता है, कावेरी माता, ये पुत्र हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ये मेल रिवर है। ठीक है, क्या बताया मैंने? असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बांग्लादेश में से जमुना जी बोलते हैं,
ठीक है। भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम राज्यों में फैला है। यह नदी यानी सांगपो जो है, सांपू, सांप जैसी, मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर, कहां से, ये याद करना पड़ेगा आपको, आंगसी ग्लेशियर, या इसका जो स्थानीय नाम है वो है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन मानसरोवर झील में मरियन ला दर्रे द्वारा पृथक होता है। किस दर्रे द्वारा? मरियन ला दर्रे द्वारा पृथक होता है। अपनी उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय के समानांतर बहती है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए नामचा बरवा के निकट हिमालय को काटती हुई एक गहरे कैनियन का निर्माण करती है। नामचा बरवा आईएएस का क्वेश्चन है। इसका एक गहरे कैनियन का निर्माण करती है। भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह में तीव्र मोड़ अर्थात यू टर्न लेकर आती है, जिसका भूवैज्ञानिक कारण तरुण हिमालय यानी मध्य हिमालय का अक्ष संघीय नमन है। आईएएस का क्वेश्चन है, 2011 में पूछ चुका जब आप छोटे थे, कि ऐसा क्यों होता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे चल रही है, अचानक ऐसे यूं करके मुड़ के नीचे आ जाती है, ये यू टर्न क्यों लिया उसने, वो चाइना में क्यों नहीं गई है, अन्य म्यांमार में क्यों नहीं गई वो? तो उसका आंसर आपने खाली का याद करना है। भूवैज्ञानिक कारण पूछेगा आपसे कि भैया ये यू टर्न क्यों लिया ब्रह्मपुत्रा ने या सांगपो ने, या क्या नाम है इसका एक और, हाजी यारलुंग जांगबो, इसने यू टर्न क्यों लिया, अरुणाचल प्रदेश में क्यों एंटर किया इसने? यांग याप दर्रे के निकट से एंटर करती है ब्रह्मपुत्र, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसमें एक नदी मिलती है दिहांग, इसलिए इसका नाम पड़ता है दिहांग। दिहांग वैसे इसकी ट्रिब्यूटरी है, दिहांग, दिबांग, तो दिहांग के कारण इसको लोहित तो आगे मिलेगी, ठीक है। तो उसका कारण बताना है आपने, मध्य हिमालय का अक्ष संघीय नमन, मध्य हिमालय का अक्ष संघीय नमन, इसको ये काट नहीं पाई, न आगे बढ़ पाई, इसलिए ये यू टर्न लेती है और कहां जाती है। लेकिन जो आपको वैज्ञानिक भाषा में आंसर देना है, तब ऐसे मत बोलना कि एक कठोर चट्टान आ गई थी उसको काट नहीं पाई इसलिए यू टर्न लिया। आपने ये वाला शब्द याद करना, तरुण हिमालय यानी मध्य हिमालय का अक्ष संघीय नमन इसका कारण है। यह नदी सियांग या दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। पासी घाट के निकट सादिया नगर के पास ब्रह्मपुत्र नदी की दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित आकर इसमें मिलती हैं। तत्पश्चात इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो ब्रह्मपुत्र कहां से पड़ता है? सादिया नामक नगर जो है, सादिया टू धुबरी, नाम सुना है? वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2, सादिया से लेके कहां तक? धुबरी तक नौगम्य है, नौका संचालन होता है, नाव से सामान जाता है, लोग जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ब्रह्मपुत्र असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां कई सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती है। सुबनसिरी है, जिया भरेली है, धनसिरी है, पुथीमारी है, पगलादिया है, कपिली है, कपिली है, मानस है। धनसिरी के नाम से बाबा रामदेव के चावल भी आते हैं। क्या आते हैं क्या? तो एक असमी थे मेरे साथ, बड़े खुश हुए कि देखो हमारे यहाँ के नाम, नदी के नाम पर क्या है, बाबा ने चावल का नाम रखा हुआ धनसिरी। चलो, पुथीमारी, पगलादिया, कपिली और मानस, कपिली और जिया भरेली नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से जानी जाती है, जबकि असम में इसे जिया भरेली कहते हैं। असम में इसे जिया भरेली कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे कामेंग कहते हैं। ठीक, जंगल देखने हो ना अगर, वन किन्हें कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में जाना। उत्तराखंड के जंगलों का तो हो चुका क्या, वो एक अंग्रेज लेके आया था ना चीड़, वो चीड़ खा गया कई जंगलों को। हालांकि चीड़ अच्छा भी है बुरा भी है, पर्यावरणीय दृष्टि से बुरा इसलिए माना जा रहा है कि जहां पर चीड़ होता है वहां पिरूल गिरता है, पिरूल जहां गिरता है वहां फिर दूसरे पौधे को जमने नहीं देता। यानी बांझ के जंगलों की जगह चीड़ ने ले ली है। जहां कभी बांझ था, हरा सोना बोलते हैं बांझ को, क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड, हरा सोना, तो वो चीड़ ने ले ली। अब चीड़ ठीक है, अच्छा भी है भाई, अच्छा है इसलिए उससे लीसा निकलता है, लीसा से तारपीन का तेल निकलता है, फर्नीचर उद्योग में काम आता है। दूसरा, चीड़ जो है उसकी जो हवा है वो स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। जब पुराने जमाने में लोगों को टीबी होता था
तो उनको कहाँ भेजते थे? चीड़ के जंगलों में तो भेजते थे, पर भेजते किस जगह थे? जहां हाई कोर्ट का ट्रेनिंग होती है आपकी, भवाली, वहां भेजते थे। वहां अंग्रेजों के समय का क्या है, बिल्डिंग है, वहां पर रखते थे टीबी पेशेंट को, क्योंकि टीबी का इलाज नहीं था, ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, तो चीड़ के जंगलों में जहां आदमी की आयु सिर्फ 1 साल रह जाती थी, वहां 2-3 साल बच जाता था आदमी। क्या होता था? उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, बड़े गजब के होते हैं। ड्राई फ्रूट जो होता है, क्या बोलते हैं गढ़वाल में उसको? छेचड़ी। उसके अंदर से एक बीज निकलता है, सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है, क्या बोलते हैं उसको? अरे यार, चीड़ के बीज ठीक है, लेकिन बोलते क्या है? ड्राई फ्रूट का नाम क्या है? क्या बोलते हैं भाई? मसी कागज छो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। भाई नहीं खाए हमने ड्राई फ्रूट है, तो कैसे बताएं? क्यों? तो सियांग दियांग हो गया, दिवांग लोहित मिल गई, मानस मिल गई, कमेंग मैंने बता दिया कि जिया बरेली नाम है कमेंग का। अरुणाचल प्रदेश में कमेंग बोलते हैं और असम में इसको जिया बरेली कहते हैं। तिब्बत पठार, जिसे चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इसको। वैसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भाई पामीर को बोलते हैं। इसको बोलते हैं, भले ही पामीर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, संसार की छत बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। और लेकिन सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। कौन है? और ये इंटरमाउंटेन प्लेटू का उदाहरण है, अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अंतरा पर्वतीय पठार उसे कहते हैं कि इधर भी ऊंच हिमालय, उधर किन्लुन त्यान शान वगैरह बड़े बड़े हिमालय, मतलब ऊंचे पर्वत, बीच में पठार। और पठार ये अपनी डेफिनेशन को भी पार कर जाता है, इतने ऊंचे नहीं होते पठार, और ये फ्लैट है, 5000 मीटर से ज्यादा हाइट है कहीं कहीं पर। किसकी? तिब्बत के पठार की। क्या क्वेश्चन पूछेगा? इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, मतलब अंतरा पर्वतीय पठार, यानी पर्वतों के बीच का पठार है ये। ठीक है। दूसरा सबसे ऊंचा पठार भी कौन है? तिब्बत का पठार। लेकिन जनरली जो आंसर आता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? पामीर को। वो एक अलग पठार है पामीर। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इस पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो यांगसी है, चेंगजियांग बोलते हैं, वांगहो है, जिसको येलो रिवर बोलते हैं, ये भी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। ये लोएस के मैदानों से होकर जाती है, पीले रंग की मिट्टी को उखाड़ते हुए। जैसे हमारे उत्तराखंड में कमेड़ा बोलते हैं ना, जिसको सुना है? कमेड़ा लिखते थे पहले पार्टी पे, कमेड़े से, सुना है? अरे भैया, पहले कलम ये सब चीजें नहीं थी, कागज पेन। पहाड़ में किस पे लिखना पड़ता था? और आ किस में पढ़ते थे? अरे स्लेट बहुत बाद में आई भाई। पाटी, पाटी लकड़ी की होती थी एक पाटी, उस पर काला रंग होता था, मिट्टी लानी पड़ती थी खोद के, कमेड़ा बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? उस कमेड़े से लिखा जाता था अक्षर ज्ञान जो होता था, आ ई ए। इसीलिए उस जमाने के लोगों की राइटिंग अच्छी थी। क्या थी? और फिर वैसा ही कमेड़ा होता है लोएस के मैदानों में। लोएस के मैदान क्या है? चाइना में है। क्या होते हैं? हवा द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं। मंगोलिया के रेत के सबसे बारीक कणों को हवा उड़ाकर ले जाती है, और चाइना के एक जगह पर कई लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर उसने क्या किया? डिपॉजिट किया उसको। और वो बड़ी कच्ची भूमि है, और वांगो वहां से होकर जाती है, उसका रंग पीला हो जाता है, और जब वो फिर उसको येलो रिवर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। फिर क्या होती है? जहां पर गिरती है उसको येलो सी बोलते हैं। वैसे आपने आंसर देना, पोहाई में गिरती है। कहाँ गिरती है? पोहाई। कहाँ गिरती है भाई? हाँ। अब क्योंकि उस सागर का रंग भी पीला कर देती है, इसलिए येलो सी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो यांगसी नदी हो गई, वांगो हो गई, सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है, सतलज भी यहीं से निकलती है, ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है, मिकांग यहां से निकलती है। मिकांग सुना है आपने? मिकांग गंगा परियोजना पढ़े हो इसके बारे में? नहीं पढ़ा। कहां बहती है मिकांग? है सॉरो ऑफ कंबोडिया सुना है? कंबोडिया का शोक किसे कहते हैं? मिकांग को। देखना जरा, कंबोडिया में जा रही है मिकांग। ऐसे सालवीन निकलती है यहां से। जब आप म्यांमार में जाओगे, 2 नदियां हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, इरावदी और सालवीन। तो सालवीन नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है।
तो 7 बड़ी नदियां, यांगटी, यांगसी वही यांगटी सिक्यांग, नाम सुना है? यांगसी अलग है, सिक्यांग अलग है। यांगसी वहां से निकल रही, चीन की रिवर, वांगो वहां से निकल रही, इंडस हमारी वहां से निकल रही, सतलज हमारी वहां से निकल रही, ब्रह्मपुत्र हमारी वहां से निकल रही, मिकोंग जो है आपकी कौन सी मिला? कंबोडिया में मिला मिकोंग, हाँ, अंकोर वाट मंदिर। साल्विन नदी वहां से निकल रही, साल्विन म्यांमार में मिलेगी आपको, बर्मा में, है ना। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी के तट पर अवस्थित है। असम का पुराना नाम कामरूप ही है। क्या है? कामरूप। और इस पर बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी क्या नहीं कर पाए थे? कब्जा नहीं कर पाए थे। लेकिन आज एक नगर है कामरूप, वो कपिली नदी के या ब्रह्मपुत्र के कपिली नदी के तट पर अवस्थित है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें माजुली जैसे कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। संसार का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र पर। कहां? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी कैसा जलमार्ग बनाती है? गुम्फित। कैसा? गुम्फित जलमार्ग बनाती है। ब्रह्मपुत्र धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद गारो पहाड़ी से मुड़कर दक्षिण की ओर गोलपारा धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना जी है। ब्रह्मपुत्र में तीस्ता नदी मिलकर अंत में पद्मा में मिल जाती है। तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? अरे तीस्ता जल विवाद यार बांग्लादेश के साथ है हमारा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है तीस्ता। सिक्किम में देखा होगा आपने तीस्ता को, बाढ़ आई थी अभी सिक्किम में, तीस्ता नदी की वजह से आई थी। इसकी वजह से प्रोजेक्ट चल रहा था कुछ मेरे ख्याल से। पद्मा नदी मेघना नदी के मिलने के बाद मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। बराक नदी मिजोरम तथा असम से होती हुई बांग्लादेश तक बहती है, जबकि भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय नहीं हो जाता जब तक। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल सिक्किम राज्य में चोलामू झील है। इसको हाईलाइट कीजिए, 7000 मीटर की ऊंचाई पर है चोलामू झील। चोलामू झील से निकलती है कौन? तीस्ता। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कहां से? इसकी सहायक नदी रंगीत है, जो सिक्किम के रंगोत हिमनद से निकलती है। आईएएस वालों ने पूछ लिया 2017 में। कब? हाँ जी। तिब्बत का पठार 4875 मीटर। चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार भी बोलते हैं इसको। क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर। और तो मैं बता दूं, आपने भी 7 ही नदियां पढ़ी, मैं और बता दूं कौन कौन सी नदियां निकलती। वांगो, येलो रिवर, यांगटी, चेंगजियांग बोलते हैं इसको, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज, मेकांग, साल्वीन, करनाली, करनाली भी यहीं से निकलती है, इरावदी, इरावदी भी यहां से निकलती है। म्यांमार की नदियां इरावदी और साल्वीन। ठीक है भाई। फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन आंसर इसके, और तब बताऊंगा मैं आपको प्रायद्वीपीय अपवाह, द पेनिनसुलर ड्रेनेज, इसके बारे में पेनिनसुलर अगले लेक्चर में, ड्रेनेज। ठीक है, रोक दो।